कहानी की शुरुआत एक छोटी बच्ची से होती है जो कुत्ते के पिंजरे में बंद है और बेबसी से कुत्ते के खाने को घूर रही है। इस नरक में 10 साल बिताने के बाद पिता की वापसी आखिरकार उसका पिता 10 साल की लंबी अनुपस्थिति के बाद वापस लौट आया है। वह अपने प्राइवेट जेट से बेहद गंभीर चेहरे के साथ उतरता है। आते ही उसके दिमाग में अपनी बेटी का नाम गूंजने लगता है। जैसे ही वह मातृभूमि में अपनी वापसी की घोषणा करता है, उसका एक वफादार सबॉर्डिनेट उसका स्वागत करने के लिए आगे बढ़ता है। वह सम्मान में घुटनों के बल बैठ जाता है और अपने मालिक को बताता है कि गाड़ी तैयार है। वह पूछता है कि क्या आधिकारिक स्वागत के लिए शहर के मेयर या सैन्य कमांडर को सूचित किया जाना चाहिए। पिता इसे तुरंत खारिज कर देता है और किसी को भी कानो कान खबर न देने का आदेश देता है। वह साफ कर देता है कि वह एक पति और एक पिता के रूप में अपना कर्तव्य निभाने वापस आया है। वह दृढ़ता से अपने सबॉर्डिनेट को नया आदेश देता है कि उसके सभी आदमी साए की तरह छिपे रहें। सबॉर्डिनेट तुरंत आदेश मानता है और काम पर लग जाता है। इस बीच वह मासूम बच्ची बेरहमी से पीटी जा रही है। वह मदद के लिए भीख मांगती है और निराशा में सोचती है कि इस रोज के टॉर्चर से उसे कौन बचाएगा। बेरहम गार्ड्स उसके पिंजरे के ठीक बाहर खड़े हैं। एक गार्ड उसे बेरहमी से डांटता है, उसे गंदी गालियां देता है और धमकी देता है कि अगर उसने अपना मुंह बंद नहीं किया तो उसे और भी प्रताड़ित किया जाएगा। बच्ची के चेहरे पर खौफ और घोर निराशा छा जाती है। पिता अपनी पुरानी पारिवारिक हवेली पहुंचता है, लेकिन वहां का नाम बदला देखकर हैरान रह जाता है। वो देखता है कि वहां जो नेम प्लेट लगी है उस पर किसी दूसरे परिवार का नाम है। ये देखकर उसकी आंखों में प्रतिशोध की आग भड़क उठती है। हवेली पर कब्जा करने वाले परिवार के 2 गार्ड्स बाहर आते हैं और उसे भिखारी कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं। वे उसे तुरंत वहां से दफा हो जाने की चेतावनी देते हैं ताकि उनके मालिक की जमीन नापाक न हो। पिता शांति से लेकिन कड़े लहजे में कहता है कि यह जगह उसके परिवार की है। वह उनकी संपत्ति पर दूसरे परिवार का नाम लगाने के लिए उन्हें फटकारता है और अपनी पत्नी के बारे में पूछता है। गार्ड्स आपस में घमंडी और मजाकिया अंदाज में मुस्कुराते हैं और बताते हैं कि उसका परिवार 10 साल पहले ही खत्म कर दिया गया था और अब सब कुछ उनके परिवार का है। वह दोबारा पूछता है। उसकी आवाज में जानलेवा धमकी होती है। वह अचानक एक गार्ड पर झपटता है और अपनी अलौकिक ताकत डॉलर सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ डॉलर से उसका गला दबोच लेता है। उसकी आंखों में बदले की भयानक प्यास चमकती है। वह उसके चेहरे पर दहाड़ते हुए अभी के अभी अपनी पत्नी का ठिकाना पूछता है। दूसरा गार्ड खौफ के मारे जमीन पर गिर पड़ता है और पूरी तरह सुन्न हो जाता है। डरा हुआ गार्ड कबूल करता है कि उसकी पत्नी को उनके परिवार के एक क्लब में टॉयलेट साफ करने के लिए मजबूर किया गया है और उनकी बेटी को बैकयार्ड में बंधक बनाकर रखा गया है। पिता बेरहमी से उस गार्ड का काम तमाम कर देता है, उसकी बेजान लाश को जमीन पर फेंकता है और तुरंत अपनी अगली मंजिल की ओर भागता है। सीन वापस उस भूखी छोटी बच्ची पर जाता है जो लगातार 7 दिनों से खाना न मिलने के बाद कुत्ते के खाने को देख रही है। एक खूंखार कुत्ता अपने खाने की रक्षा के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। वह डर से कांपती हुई पिंजरे के अंदर पीछे की ओर हटती है। अचानक पिता गुस्से में अपनी पूरी ताकत से दहाड़ता हुआ अंदर घुसता है। वह एक ही झटके में उस कुत्ते को बेरहमी से ढेर कर देता है। अपनी बेटी को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। डरी हुई बच्ची कांपने लगती है। उसने उसे पहले कभी नहीं देखा था। खौफ के मारे और अपने रक्षक को न पहचानते हुए वह उसे मिस्टर कहकर पुकारती है और भीख मांगती है कि वह उसे न मारे। वह कसम खाती है कि उसने कोई खाना नहीं चुराया है। अपनी बेबसी की दिल दहला देने वाली हद पार करते हुए वह उसे खुश करने के लिए कुत्ते की तरह भौंकने की पेशकश करती है और वह टूटी हुई बच्ची सच में कुत्ते की तरह भौंकने की आवाजें निकालने लगती हैं। यह देखकर पिता दर्द के मारे एक ऐसी गगनभेदी दहाड़ लगाता है जिससे पूरी जगह हिल जाती है और ठीक उसी समय आसमान में बिजली कड़कती है। वह पिंजरे की तरफ दौड़ता है और अपने नंगे हाथों से उसे तोड़ डालता है। वह अपनी ही औलाद को बचाने के लिए पिंजरा खोलता है और अपनी कांपती हुई बेटी को दिलासा देने की कोशिश करता है। वह प्यार से उसे बताता है कि वह उसका पिता है और भरोसा दिलाता है कि उसका दुःस्वप्न नाइटमेयर अब खत्म हो चुका है। अब जब वह वापस आ गया है तो बेटी उसे छूने से कतराती है क्योंकि उसे डर है कि उसके गंदे हाथों से उसके पिता के कपड़े खराब हो जाएंगे। वह जल्दी से अपने सने हुए हाथों को अपने ही कपड़ों पर पोंछती है। पिता उसे कसकर गले लगा लेता है और परम क्रोध की एक जबरदस्त चीख मारता है। उसका सबऑर्डिनेट तुरंत उसके बुलावे पर हाजिर होता है। अपनी बेटी को गोद में लिए हुए पिता अपने विशेष सिग्नल को एक्टिवेट करने का आदेश देता है जिससे नॉर्दर्न आर्मी की फर्स्ट लीजन तैनात हो जाती है और शहर के ऊपर तुरंत हवाई सेना एयरबॉर्न ड्रॉप को उतरने का आदेश दिया जाता है। वह पूरे शहर की ऐसी सख्त नाकेबंदी की मांग करता है कि एक मक्खी भी बचकर न निकल सके और अपनी पत्नी और बेटी को नुकसान पहुंचाने वाले दोषियों को ढूंढने के लिए एक बड़े पैमाने पर जांच का आदेश देता है। वह गुस्से में सोचता है कि किसने उसकी पत्नी और बेटी को छूने की हिम्मत की। वह पूरे शहर पर पूर्ण नियंत्रण लेने की घोषणा करता है और कसम खाता है कि खून का बदला खून से लिया जाएगा। आदेश मिलते ही आसमान में एक भयानक लाइट सिग्नल दागा जाता है। यह बादलों को रोशन करते हुए एक विशाल स्कल का आकार ले लेता है। शहर का मेयर अपने ऑफिस की खिड़की से इस सिग्नल को देखता है। वह खोपड़ी का सिग्नल दिन के उजाले की तरह साफ होता है जिससे सभी के दिलों में दहशत बैठ जाती है।
जो कुछ वह देख रहा होता है उससे मेयर की आंखें सदमे और खौफ से फटी की फटी रह जाती हैं। घबराहट के मारे उसके हाथ से वाइन का ग्लास छूटकर फर्श पर चकनाचूर हो जाता है। अपने ऊपर मंडरा रहे इस भयानक खतरे को भांपकर उसके चेहरे पर ठंडा पसीना आने लगता है। इसे सम्राट का निजी सिग्नल पहचानते हुए वह अपने आदमियों पर चिल्लाता है कि उसकी गाड़ी तुरंत तैयार की जाए और सैन्य बलों से संपर्क किया जाए। वह पूरी सेना को जुटने का आदेश देता है। उसका सहायक आदेश लेता है और तुरंत हरकत में आ जाता है। टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियां, आर्मर्ड व्हीकल्स शहर की सड़कों पर बाढ़ की तरह उतरने लगती हैं। भारी हथियारों से लैस स्पेशल फोर्सेस एयरपोर्ट को पूरी तरह से सील कर देती हैं। वे सभी रेलवे स्टेशंस को सुरक्षित करने के लिए तैनात हो जाते हैं। हाईवेज बंद कर दिए जाते हैं और सम्राट के फरमान से पूरे शहर में मार्शियल लॉ घोषित कर दिया जाता है। पूरे शहर में सख्त पाबंदियां लागू हो जाती हैं, जिससे कोई भी उस घिरे हुए शहर के अंदर या बाहर नहीं जा सकता। सीन एक आलीशान बैंक्वेट हॉल की तरफ जाता है, जहां मेहमान खड़े हैं जो आने वाली तबाही से पूरी तरह अनजान है। सफेद सूट में एक लड़का मजाक उड़ाते हुए हंसता है, जिसे आने वाले तूफान का कोई अंदाजा नहीं है। तभी हमारा मुख्य किरदार MC अपनी गोद में अपनी बुरी तरह घायल छोटी बेटी को उठाए हुए वहां धावा बोल देता है। वह युवा लड़का, जिसका नाम व्यू टियानहाओ है, पूरी तरह सदमे में आकर पूछता है कि आखिर यह घुसपैठिया कौन है। वो इस बात से आग बबूला था कि किसी ने उसके पारिवारिक जश्न में खलल डालने की जुर्रत की। वो चिल्लाते हुए कहता है, सुरक्षा कर्मियों, कहाँ मर गए सब? अभी के अभी इसे यहाँ से बाहर फेंको। पलक झपकते ही सुरक्षा गार्डों ने हमारे नायक को चारों तरफ से घेर लिया। वे हमला करने की धमकी देते हुए उसे चेतावनी देने लगे कि वह उनके मालिक के इलाके में तमाशा न खड़ा करे। वे जान से मारने के इरादे से उसकी तरफ झपटे, लेकिन अपनी बेटी को गोद में थामे हुए भी नायक ने उनके अपमान का करारा जवाब दिया। उसने एक ही झटके में पहले रक्षक को जमीन पर ढेर कर दिया। उसने अपनी आंखों में खौफनाक गुस्सा लिए चारों तरफ देखा और वू तियानहाओ को ढूंढने लगा। उसने बेहद डरावनी शांति के साथ पूछा, इस भीड़ में वह आदमी कौन है? भीड़ खौफ के मारे दुबक गई और पूरे सभागार में सन्नाटा पसर गया। डर के साए में भी उस युवा लड़के ने खुद पर भरोसा जताते हुए अपनी तरफ इशारा किया और अपनी पहचान बताई। हमारा मुख्य किरदार तबाही का संकेत देती मुस्कान के साथ उसकी तरफ बढ़ा। उसने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा कि उसे चुनौतियां पसंद हैं और उसने सबके सामने ऐलान किया, मैं नियान नियान का पिता हूं। ये सुनते ही वू तियानहाओ ठहाका मारकर हंस पड़ा। उसे लगा कि मुख्य किरदार पिछले 10 सालों से जेल में सड़ रहा था। उसने उसे श्रम शिविर से छूटा हुआ एक मामूली कैदी बताते हुए उसका मजाक उड़ाया। उसने ताना मारते हुए पूछा, क्यों? अपनी बेटी को कुत्ते के पिंजरे में बंद देखकर मजा आया? उसने अपने इस घिनौने कृत्य पर घमंड करते हुए अपनी हेकड़ी दिखाई। ये सुनते ही मुख्य किरदार की आंखों में प्रतिशोध की असली और खूंखार आग भड़क उठी। वह पूर्ण विनाश के लिए तैयार था। वू तियानहाओ के चेहरे का रंग उड़ गया। वह नायक के इस रूप को देखकर अंदर तक हिल गया। हमारे नायक ने सीधे उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, उसे जमीन पर दे मारा और बेरहमी से उसे कुचल दिया। उसने तियानहाओ से कहा, मैंने पहले सोचा था कि तुझे बिना दर्द के तुरंत मौत दे दूंगा, लेकिन उसने एक भयावह रूप के साथ बात जोड़ी, अब योजना बदल गई है। उसका चेहरा दबोचते हुए उसने साफ कर दिया, अब तुझे रहम की मौत नहीं मिलेगी। उसने अपनी अलौकिक ताकत से उसे एक ऐसा जबरदस्त प्रहार किया कि वो किसी फटे हुए कपड़े की गुड़िया की तरह हवा में उड़ गया। तियानहाओ दीवार से इतनी जोर से टकराया कि दीवार पर गहरे घाव और दरारें आ गईं और वह तुरंत बेहोश हो गया। इस खौफनाक मंजर को देखकर वहां मौजूद भीड़ के चेहरों पर सन्नाटा छा गया। तभी मेहमानों में से एक ने आगे बढ़कर हिम्मत दिखाई और मुख्य किरदार को चेतावनी दी, इस लापरवाही को तुरंत बंद करो। एक और आदमी अपनी ऊंची साख का रौब झाड़ते हुए बीच में कूदा और बोला, हम एक कानूनन समाज में रहते हैं, भूलना मत, मेरे पिता इस शहर के वाणिज्य मंडल के प्रमुख हैं। अगर तुमने हमें छूने की भी हिम्मत की तो इसके अंजाम बहुत बुरे होंगे। इस शहर के सारे बड़े व्यापारी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुख्य किरदार ने उनकी इस खोखली धमकी को पूरी तरह अनसुना किया। उसने शांति से मेज से एक चाकू उठाया और बिजली जैसी फुर्ती के साथ उस बड़बोले आदमी की तरफ फेंक दिया। चाकू सीधे जाकर गहराई से धंस गया। ये उसकी बकवास बंद करने की एक छोटी सी सजा थी। नायक ऐसे मुड़ा जैसे कुछ हुआ ही न हो, जिससे बाकी सभी लोग हक्के बक्के रह गए। होश में आते ही वू तियानहाओ को एहसास हुआ कि स्थिति उसके हाथ से निकल चुकी है। घबराहट में उसने सहायता के लिए अपने दूरभाष से अपने चाचा को बुलावा भेजा। उसने झूठ बोलते हुए कहा कि कोई उस पर बेवजह जानलेवा हमला कर रहा है और उनसे तुरंत सेना लेकर विश्राम गृह पहुंचने की भीख मांगी। कुछ ही मिनटों में सशस्त्र बल वहां पहुंच गए और उन्होंने पूरे परिसर को चारों तरफ से सील कर दिया। शहर का उप सैन्य कमांडर अपने भतीजे को बचाने के लिए कड़े चेहरे के साथ आगे बढ़ा। सैनिकों ने अपनी बंदूकों के निशाने सीधे हमारे नायक पर साध लिए। सभागार में कमांडर चिल्लाया, तुम एक शातिर अपराधी हो। तुमने सरेआम सबके सामने इस हिंसक वारदात को अंजाम दिया है। तुरंत घुटनों के बल बैठ जाओ, अपने हाथ सिर के पीछे रखो और आत्मसमर्पण करो। हमारा मुख्य किरदार मौत की इस धमकी के सामने बिना किसी डर के अडिग खड़ा रहा। सैनिकों ने उसे हर तरफ से घेर रखा था और वे बंदूक का घोड़ा दबाने के लिए तैयार थे, लेकिन उसने पूरी आत्मनिर्भरता के साथ एक ठंडी हुंकार भरी। इस तनावपूर्ण माहौल के बीच
उसने धीरे से अपना हाथ अपने वस्त्र के अंदर डाला और कमांडर से कहा, अपनी आंखें पूरी तरह खुली रखना कि अब अंदर से क्या निकलने वाला है। उसने वस्त्र से एक रहस्यमयी प्रतीक चिन्ह निकाला और पूछा, क्या तुम जानते हो ये क्या है? और उसने उसे नीचे फर्श पर बिछे कालीन पर फेंक दिया। जैसे ही कमांडर की नजर उस प्रतीक चिन्ह की बारीकियों पर पड़ी, उसकी आंखें खौफ के मारे फटी की फटी रह गईं। वह इस कदर कांपने लगा कि सदमे के मारे उसके मुंह से आवाज तक निकलना बंद हो गई। वह हकलाने लगा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने क्या रखा है। उसे समझ आ गया था कि यह कोई साधारण प्रतीक चिन्ह नहीं, बल्कि अंधेरी दुनिया के सम्राट का पौराणिक प्रतीक चिन्ह था। हालात से पूरी तरह बेखबर, वू तियानहाओ ने बेवकूफों की तरह अपने चाचा से पूछा, चाचा, आप रुक क्यों गए? आदेश देने में हिचकिचा क्यों रहे हैं? गोली मारिए और इस कैदी का काम तमाम कीजिए। वह अभी भी मुख्य किरदार को एक लाचार मुजरिम समझ रहा था, लेकिन कमांडर का पूरा हौसला टूट चुका था। डर के मारे उसके पैर सुन्न हो गए और वह घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। उसने दोनों हाथों से उस प्रतीक चिन्ह को बेहद सम्मान के साथ ऊपर उठाया, अपना सैन्य पद बताया और सम्राट के सामने अपनी वफादारी पेश करते हुए पूरी तरह आत्मसमर्पण कर दिया। यह राज खुलते ही पूरी भीड़ को मानो बिजली का जबरदस्त झटका लगा। जैसे ही वहां मौजूद महिलाओं को मुख्य किरदार की असली पहचान समझ आई, उनके चेहरे डर के मारे सफेद पड़ गए। भीड़ खौफ से फुसफुसाने लगी, यह आदमी उत्तरी साम्राज्य का सबसे खूंखार शासक है। सबके चेहरों पर घोर निराशा छा गई, क्योंकि वे समझ चुके थे कि अब उनका बचना नामुमकिन है और उनकी मौत का फरमान लिखा जा चुका है। जमीन पर पड़ा वू तियानहाओ अभी भी इस सच को मानने से इनकार कर रहा था। वो चिल्लाया, ये एक चाल है, ये सच नहीं हो सकता। ये प्रतीक चिन्ह नकली है और ये आदमी अपनी जान बचाने के लिए ढोंग कर रहा है। चाचा, इसकी बातों में मत आओ, इसे इसी वक्त यहीं ढेर कर दो। मुख्य किरदार आराम से पीछे बैठ गया और उसने उस टूटे हुए कमांडर को आखिरी मौका दिया। उसने कमांडर को उसके भतीजे के अपमानजनक शब्द याद दिलाए कि कैसे वो अभी भी उसकी मौत की मांग कर रहा था। मुख्य किरदार ने उप कमांडर को उसके आधिकारिक पद से संबोधित करते हुए एक छिपी हुई धमकी दी। तो कमांडर, इस उलझे हुए मामले को रफा दफा करने के लिए आपका क्या विचार है? कमांडर अंदर तक जम गया और मुख्य किरदार से निकल रहे भयानक और जानलेवा तनाव को देखकर मेहमानों के होश उड़ गए। कमांडर धीरे से खड़ा हुआ। उसका चेहरा उस भतीजे के खिलाफ गुस्से से लाल हो चुका था, जिसने अभी अभी उसकी पूरी जिंदगी और आजीविका तबाह कर दी थी। उसने पास रखी एक भारी लकड़ी की कुर्सी को अपनी पूरी ताकत से जकड़ लिया। वह लकड़ी की कुर्सी को कसकर पकड़ता है, अपने मूर्ख भतीजे को उसकी घोर मूर्खता के लिए सबक सिखाने को तैयार। सैन्य कमांडर उस लकड़ी की कुर्सी को अपने बेवकूफ भतीजे के पैर पर पूरी ताकत से दे मारता है। वह उसकी चीखों को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए उसे बेरहमी से पीटता रहता है। कमांडर गुस्से में दहाड़ते हुए अपने भतीजे पर बरसता है और पूछता है कि क्या वह अपनी लापरवाह हरकतों से उसे मरवाना चाहता था। वह इस बात पर आग बबूला था कि उस बदतमीज लड़के ने महान अंडरवर्ल्ड किंग का अपमान करने की हिम्मत कैसे की। खून से लथपथ भतीजा गहरे सदमे और दर्द में अपने चाचा की तरफ देखता है। उसके मुंह से खून बह रहा होता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। अपने भतीजे पर अपना गुस्सा निकालने के बाद कमांडर सावधान की मुद्रा में खड़ा हो जाता है और हमारे मुख्य नायक एमसी के सामने स्वीकार करता है कि वह बच्चे की ठीक से परवरिश करने में पूरी तरह असफल रहा। वह घुटनों के बल गिर जाता है और यून सिटी की रक्षा में अपनी सालों की सैन्य सेवा का हवाला देते हुए नायक से माफी की भीख मांगता है। वह घोर आतंक में जमीन पर लेटकर साष्टांग प्रणाम करते हुए अपने जीवन की भीख मांगता है और पूरी तरह अपमानित होकर नायक के फैसले का इंतजार करता है। अपनी बेटी को गोद में थामे हुए नायक पूरे कमरे में शांति बनाए रखने का इशारा करता है। वह कमांडर को ठंडी और डरावनी निगाहों से देखता है और चेतावनी देता है कि एक शब्द भी बाहर न निकले, क्योंकि उसकी नन्ही बच्ची चैन की नींद सो रही है। कमांडर बेहद घबराहट में ऊपर देखता है और नायक के फैसले का इंतजार करता है। नायक घोषणा करता है कि वह उसकी जान बख्श देगा और उसे मौत की सजा नहीं देगा, लेकिन वह कड़े शब्दों में जोड़ता है कि इस अपमान के लिए शारीरिक दंड अनिवार्य है। वह कमांडर को पूरे अपराध स्थल क्राइम सीन को साफ करने का आदेश देता है। वह उस अत्याचारी भतीजे से हिसाब चुकता करने का फैसला अपने लौटने तक के लिए टाल देता है। एक आखिरी धमकी भरी नजर डालते हुए वह इशारा करता है कि वह उससे बाद में निपटेगा और आदेश देता है कि उसे जिंदा रखा जाए ताकि वह तुरंत मरने के बजाय तड़प तड़प कर भुगते। कमांडर घुटनों के बल बैठा रहता है और ध्यान से सुनता है, जबकि हमारा नायक अपने अगले कदम की योजना बनाता है। वह दृढ़ता से घोषणा करता है कि वह अपनी पत्नी को वापस लेने सीधे इंपीरियल क्लब जा रहा है। वह अपनी सोती हुई बेटी को गोद में लिए शांति से वहां से निकल जाता है। दृश्य एक गंदे शौचालय की ओर जाता है, जहां एक क्रूर मैनेजर की कड़ी निगरानी में एक महिला को जबरन टॉयलेट साफ करना पड़ रहा है। एक मोटा सुपरवाइजर उसके चेहरे पर चिल्ला रहा है कि वह तेजी से काम करे। इस अपमानजनक काम को करते हुए उस रोती हुई महिला के चेहरे पर घोर थकावट और लाचारी साफ देखी जा सकती है। सुपरवाइजर उसे धमकी देता है कि अगर आज रात पूरे टॉयलेट का फर्श साफ नहीं हुआ तो इसके गंभीर परिणाम होंगे, और यह साफ कर देता है कि अगर उसने कोई चूक की तो सजा के तौर पर उसे भूखा रखा जाएगा।
टूटी हुई महिला दबे स्वर में माफी मांगती है, अपने बिगड़े दागदार चेहरे की ओर इशारा करती है और जितनी जल्दी हो सके काम खत्म करने का वादा करती है। वह बाकी लोगों के मजाक उड़ाने के बावजूद फिर से पूरी ताकत से टॉयलेट साफ करने में जुट जाती है। तभी एक संदिग्ध मोटा आदमी गुंडों के गैंग के साथ शौचालय में घुस आता है। वह मोटा आदमी उस असहाय महिला को देखकर कुटिलता से मुस्कुराता है, उसके चेहरे के निशानों का मजाक उड़ाता है और उसके आकर्षक फिगर पर एक भद्दी टिप्पणी करता है। वह दरिंदा उसके करीब आता है और उसे तुरंत टॉयलेट साफ करना बंद करने का आदेश देते हुए अपने सामने झुकने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता है। वह अहंकार से अपना हाथ उसके कंधे पर रखता है और मांग करता है कि वह उनके साथ ड्रिंक्स शराब पीने के लिए चले। महिला डर से कांप उठती है, उसका हाथ पीछे धकेलती है और दूर हटने की कोशिश करती है। वह डर से थरथराते हुए पीछे हटती है और उसे छूने से मना कर देती है। वह क्रूर गुंडा खुद को ठुकराए जाने पर उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है, जिससे वह सीधे फर्श पर जा गिरती है। मोटा आदमी महिला के इनकार से अपना आपा खो बैठता है और इसे एक असहनीय अपमान मानता है। वह उसकी अवज्ञा करने के लिए उसे दर्दनाक सबक सिखाने की धमकियां देता है। उस जोरदार वार के कारण महिला के मुंह से खून टपकने लगता है। उसका कांपता हुआ हाथ फर्श पर पड़े एक छोटे चाकू को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। वह अपनी इस अंतहीन पीड़ा को समाप्त करने और अपनी बेटी को पीछे छोड़ देने के बारे में सोचते हुए परम निराशा में उस चाकू को देखती है। वह चुपचाप रोती है और अपनी छोटी नानियन से माफी मांगती है, क्योंकि वह अब और सहन नहीं कर सकती। ठीक उसी पल एक अचानक और जोरदार किक के कारण सुपरवाइजर हवा में उड़ता हुआ टॉयलेट के दरवाजे से जा टकराता है। इस हिंसक हमले को देखकर वह मोटा आदमी और नायक की पत्नी दोनों दंग रह जाते हैं, क्योंकि वह सुपरवाइजर गलियारे के फर्श पर जाकर गिरता है। गुस्से से पागल और हैरान वह मोटा आदमी उस शख्स की तरफ उंगली उठाता है जिसने वहां घुसने की हिम्मत की थी और चिल्लाकर उस घुसपैठिए की पहचान पूछता है। एमसी वहां खड़ा है, उसका चेहरा पूर्ण क्रोध से लाल है। वह मोटा गुंडा नायक पर उसका मजा खराब करने के लिए चिल्लाता है। वह गुंडा खुद को ताकतवर दिखाने की कोशिश करता है और पूछता है कि क्या नायक उसे डराने की कोशिश कर रहा है। वह कुख्यात ब्लैक ड्रैगन गैंग के साथ अपने संबंधों की डींगे हाँकता है, ये सोचकर कि नायक डर जाएगा। उस आदमी की बकवास से परेशान होकर नायक उसे एक शोर मचाने वाले कीड़े से ज्यादा कुछ नहीं समझता। वह अपनी उंगलियों के बीच एक नुकीली धातु की छड़ मेटल रॉड पकड़ता है और तुरंत सजा ए मौत की तैयारी करता है। वह छड़ सीधे उस मोटे आदमी के माथे के आर पार हो जाती है और वह सदमे में खुली आंखों के साथ तुरंत वहीं ढेर हो जाता है। बाकी बचे दो गुंडे पूरी तरह से घबरा जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। नायक बिजली की तेजी से एक घातक इशारे में अपनी उंगली उनकी तरफ उठाता है। उसके हाथ से शुद्ध ऊर्जा एनर्जी ब्लास्ट का एक भयानक विस्फोट निकलता है जो सटीक निशाने पर लगता है। वह घातक विस्फोट उन दोनों गार्डों के शरीर को चीर देता है जब वे भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। वे तुरंत फर्श पर गिर जाते हैं, जबकि नायक ठंडे लहजे में जोर से पूछता है कि उन्हें जाने की अनुमति किसने दी। एक रूह कंपा देने वाली आवाज में वह सभी को घुटनों के बल बैठने और बिल्कुल शांत रहने का आदेश देता है और चेतावनी देता है कि जिसने भी हिलने की हिम्मत की उसे उसी जगह मार दिया जाएगा। उसकी आंखें जानलेवा गुस्से से चमक रही होती हैं और वह स्थिति पर पूरा नियंत्रण ले लेता है। वह अपनी पत्नी के पास जाता है जो अपना चेहरा छुपाए बैठी है। उसे लगता है कि वह क्लब का कोई अधिकारी है, इसलिए वह रोते हुए सफाई जारी रखने का वादा करती है। वह डरी हुई पत्नी भारी आंसुओं के साथ उससे भीख मांगती है कि उसकी पगार सैलरी न काटी जाए। वह रोते हुए बताती है कि उसकी छोटी बच्ची ने अभी तक कुछ नहीं खाया है और उसे उसका पेट पालना है। नायक का दिल पूरी तरह टूट जाता है और वह अत्यंत दुख में उसका नाम पुकारता है और उसे धीरे से सांत्वना देते हुए कहता है कि वह उसका पति है। वह ऊपर देखती है, उसके चेहरे को पहचानती है और आखिरकार समझ जाती है कि उसके सामने कौन खड़ा है। वह शर्म के मारे पीछे हट जाती है, अपने डरावने दागदार चेहरे को छिपाने की कोशिश करती है और उससे भीख मांगती है कि वह उसे न देखे। वह फूट फूट कर रोती है, खुद को यह दिलासा देते हुए कि उसने जरूर उसे पहचानने में कोई भूल की है, क्योंकि उसका चेहरा अब बेहद विकृत और डरावना लग रहा था। हमारा नायक उसे एक कोमल आलिंगन में समेट लेता है। उसकी आंखों में तीव्र क्रोध की ज्वाला धधक रही है, क्योंकि वह अपनी पहचान की पुष्टि करता है और उसे बताता है कि वही सॉवरेन है। वह उससे कसम खाता है कि वह इसी क्षण से उसकी रक्षा करेगा। प्रतिशोध से भरी निगाहों के साथ वह वादा करता है कि जिसने भी उसे चोट पहुंचाई है उसे इसकी अंतिम कीमत चुकानी होगी। वह उसकी पीड़ा के प्रायश्चित के रूप में पूरे अंडरवर्ल्ड को पूरी तरह से मिटा देने के अपने फैसले की घोषणा करता है। तभी इस हंगामे की आवाज सुनकर ब्लैक ड्रैगन गैंग के भारी हथियारों से लैस गुंडे वहां आ धमकते हैं। वे चिल्लाकर पूछते हैं कि किसकी इतनी हिम्मत हुई जो उनके क्लब में मुसीबत खड़ी कर रहा है। गैंग का लीडर अहंकार से आगे बढ़ता है, ये मानते हुए कि यह घुसपैठिया अपनी जिंदगी से थक चुका है और मरना चाहता है। उन्हें देखकर पत्नी घबरा जाती है। वह मुख्य नायक को खतरे से आगाह करती है और उससे अपनी जान बचाने के लिए तुरंत वहां से भाग जाने की भीख मांगती है। उसके लिए खौफजदा होते हुए वह चेतावनी देती है कि ये लोग क्रूर ब्लैक ड्रैगन गैंग के हैं।
हमारा नायक अपनी पत्नी की घबराहट को शांत करने के लिए उसे एक तसल्ली भरी निगाह से देखता है। वह धीरे से उससे अपनी आंखें बंद करने के लिए कहता है ताकि उसे वह सब न देखना पड़े जो अब होने वाला है। गैंग के सदस्य हाथ में हथियार लिए इस बाहरी शख्स को मौत के घाट उतारने के लिए शौचालय में घुस जाते हैं। नायक के चेहरे पर एक खौफनाक राक्षसी मुस्कान उभर आती है जो उन सब का संहार करने के उसके इरादे को साफ बयां करती है। वह खुद से कहता है कि आज की रात एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगी, क्योंकि उसने यान सिटी के अंडरवर्ल्ड को पूरी तरह से साफ करने का फैसला कर लिया है। वह मन ही मन सोचता है कि आज रात अंडरवर्ल्ड अपने असली आका को देखेगा, जबकि इन अत्याचारियों का पूरी तरह से नामो निशान मिटा दिया जाएगा। ब्लैक ड्रैगन गैंग का लीडर स्कारफेस लू एक क्रूर चेहरे के साथ सामने आता है। फर्श पर खून से लथपथ सुपरवाइजर और उस मोटे आदमी की लाशें दिखाई देती हैं। वो हमारे नायक को घोर तिरस्कार के साथ संबोधित करता है। गैंग का बॉस मजाक उड़ाते हुए नायक के लड़ने के कौशल की तारीफ करता है और उस पर बंदूक तानते हुए पूछता है कि क्या वो जानता भी है कि इस जगह का मालिक कौन है। हमारा नायक शांति से उस बंदूक को देखता है और उन्हें 3 सेकंड की सख्त चेतावनी देता है। वह गैंग से कहता है कि अगर वे मरना नहीं चाहते तो अभी के अभी यहां से दफा हो जाएं। लू और उसके गुंडे उसकी इस धमकी पर ठहाके मारकर हंसने लगते हैं। वह मजाक में अपने आदमियों से पूछता है कि क्या उन्होंने सुना कि इस बंदे ने अभी क्या कहा। वह इस बात पर हंसता है कि नायक उसे यहां से जाने के लिए कह रहा है। उनमें से एक गुंडा नायक के इस अटूट आत्मविश्वास का उपहास उड़ाता है। नायक उनकी हंसी से पूरी तरह अप्रभावित होकर अपनी जगह पर अडिग खड़ा रहता है और उन्हें एक जमा देने वाली ठंडी निगाह देता है। लू अपना आपा खो बैठता है और चिल्लाता है कि यून सिटी में आज तक किसी की इतनी हिम्मत हुई जो उससे इस लहजे में बात कर सके। हमारा नायक पूरी गैंग के खिलाफ अकेले खड़े होकर मुकाबले के लिए तैयार हो जाता है। लू अपने गैंग के भाइयों को एकजुट करता है और उन्हें नायक पर टूट पड़ने और उसे खत्म करने का आदेश देता है। नायक उन्हें घोर तिरस्कार से देखता है। वह उन्हें कोई वास्तविक खतरा नहीं मानता और उन्हें कमजोर कीड़े मकोड़े कहकर खारिज कर देता है जो उसके समय के लायक भी नहीं है। वह बिजली की गति से हिलता है और लू पर अचानक हमला कर देता है। वह एक ऐसा विनाशकारी और भारी प्रहार करता है कि एक गुंडा दूर जाकर गिरता है। वह गैंग के सामने अपनी भयानक शक्ति का प्रदर्शन करता है जिससे वे उसकी गति देखकर पूरी तरह स्तब्ध रह जाते हैं। वह कुछ ही सेकंडों में अपनी असीमित और भारी ऊर्जा का उपयोग करके पूरी गैंग को तहस नहस कर देता है। लू पूरी तरह से सदमे में आ जाता है जब उसे एहसास होता है कि नायक वास्तव में आंतरिक ऊर्जा को प्रक्षेपित कर सकता है। घोर आतंक में यह महसूस करते हुए कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति एक ग्रैंड मास्टर स्तर का मार्शल आर्टिस्ट है, गैंग का बॉस तुरंत घुटनों के बल गिर जाता है। वह दया की भीख मांगता है और दबे स्वर में माफी मांगते हुए कहता है कि वह उसकी उच्च स्थिति को पहचान नहीं पाया था। नायक घुटने टेके हुए लू के ऊपर खड़ा होता है और सीधे मांग करता है कि वह बताए कि उसकी पत्नी सू युन को नुकसान पहुंचाने का आदेश वास्तव में किसने दिया था। डर से हकलाते हुए लू कबूल करता है कि इस सब के पीछे सू परिवार का हाथ है और वही हैं जिन्होंने ये आदेश दिए थे। नायक के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ जाती है। वह लू से कहता है कि वह उसकी इस घटिया जिंदगी को बख्श रहा है। वह उसे आदेश देता है कि वह अपने आकाओं, विशेष रूप से सू परिवार के बुजुर्गों तक एक बिल्कुल साफ संदेश पहुंचा दे कि वे सब चलती फिरती लाशें हैं। वह याद करता है कि कल सू परिवार की मुखिया का 71वां जन्मदिन है। वह घोषणा करता है कि वह व्यक्तिगत रूप से उस पार्टी में शामिल होगा और उन्हें बधाई देगा। एक डरावने लुक के साथ वह कहता है कि वह जो जन्मदिन का उपहार ला रहा है वह ऐतिहासिक होगा, यह साफ करते हुए कि यह उनके जीवन में मिलने वाली आखिरी चीज होगी। लू पूरी तरह से कांपते हुए आदेशों को सुनता है और उसे जिंदा छोड़ने के लिए नायक का बार बार आभार व्यक्त करता है। लड़ाई खत्म होने के बाद नायक धीरे से अपनी पत्नी युन से अपनी आंखें खोलने के लिए कहता है। वह धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती हैं और जो कुछ भी हुआ उसे समझने की कोशिश करती है। वह अपने आसपास पूरी तरह से परास्त हो चुके गैंग को देखकर दंग रह जाती है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वह धीरे से अपना कोट उतारता है और उसके कांपते कंधों पर लपेट देता है। वह उसका हाथ थाम लेता है ताकि उसे तसल्ली मिले और उसका दिल शांत हो सके। सच्चाई से उसकी आंखों में देखते हुए वह उसे अपनी पत्नी कहकर पुकारता है और उससे अपने साथ घर वापस चलने के लिए कहता है। हाथ पकड़कर वह जोड़ा उस अंधेरी जगह को पीछे छोड़ते हुए बाहर निकल जाता है। दृश्य रात के समय यून सिटी के फर्स्ट हॉस्पिटल के बाहर जाता है। आपातकालीन कक्ष के अंदर डॉक्टर नन्ही नानियन की जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारा नायक वहां खड़ा है, गहरे दुख में अपनी बच्ची का नाम पुकार रहा है और उससे इस कठिन परीक्षा से लड़कर जीवित रहने की भीख मांग रहा है। सैन्य कमांडर पीछे से आगे बढ़ता है ताकि संप्रभु को अपनी रिपोर्ट दे सके। वह सम्मानपूर्वक घुटने टेक कर नायक को सूचित करता है कि बच्ची की मेडिकल लैब रिपोर्ट आ गई है। हमारा नायक पीछे मुड़ता है, उसका चेहरा घोर चिंता से खिंचा हुआ है। वह अपनी बेटी की स्थिति सुनने का इंतजार कर रहा है। कमांडर बताता है कि बच्ची गंभीर रूप से कुपोषित है और उसके शरीर पर गहरे सॉफ्ट टिश्यू चोटों के निशान हैं। वह रिपोर्ट जारी रखते हुए कहता है कि उसे हल्का सा ब्रेन कंस्ट्रक्शन भी आया है।
एक पल के लिए झिझकते हुए वह एक और भी खतरनाक समस्या की ओर इशारा करता है। वह खुलासा करता है कि उन्हें बच्ची के खून में एक अजीब पदार्थ मिला है, एक घातक और धीमा जहर जिसे ब्लड डेमन पॉइजन कहा जाता है। वह समझाता है कि इस जहर का इस्तेमाल आमतौर पर रहस्यमयी दवाइयां बनाने के लिए एक मुख्य सामग्री के रूप में किया जाता है। ये चौंकाने वाली खबर सुनते ही नायक अत्यंत तीव्र और विस्फोटक गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच लेता है। उसकी आंखें घोर क्रोध से जलने लगती हैं और वह एक रूह कंपा देने वाली डरावनी आवाज में पूछता है कि उसकी बेटी को जहर देने की हिम्मत किसने की। कमांडर पूरे विश्वास के साथ जवाब देता है कि इस भयानक कृत्य के लिए सू परिवार जिम्मेदार है। वो समझाता है कि उन्होंने मेडिसिन किंग वैली संप्रदाय को खुश करने के लिए ऐसा किया है। वह आगे बताता है कि उस परिवार ने सिर्फ अपना फायदा कमाने के लिए उस नन्ही बच्ची को दवाइयां बनाने के एक इंसानी साधन के रूप में इस्तेमाल होने के लिए बेच दिया। वह यह भी जोड़ता है कि इसके बदले उन्हें लंबी उम्र देने वाली दवाइयां मिलने वाली थीं। ये सुनकर नायक गुस्से में अपनी मुट्ठी इतनी पागलपन की हद तक कसता है कि उसकी उंगलियों से खून की बूंदें टपकने लगती हैं। वह सू परिवार को कोसता है, शुद्ध जहर और धमकियां उगलता है और मेडिसिन किंग वैली संप्रदाय पर भी अपना पूर्ण प्रकोप ढाने की कसम खाता है। वह कमांडर को उत्तरी कमान से संपर्क करने का एक आपातकालीन आदेश जारी करता है और ड्रैगन फैंग भारी तोपखाने इकाई को तुरंत तैनात करने का निर्देश देता है। वह कल के जन्मदिन भोज के दौरान पूर्ण सैन्य हस्तक्षेप की अपनी योजना का खुलासा करता है और कसम खाता है कि वह सू परिवार के महल को एक सामूहिक कब्रगाह में बदल देगा। अगले दिन सू परिवार की हवेली में हर कोई एक खुशनुमा माहौल में दादी का 75वां जन्मदिन मना रहा है। तभी कहानी अतीत की एक गुप्त बैठक की ओर जाती है जो दादी और मेडिसिन किंग वैली संप्रदाय के प्रतिनिधियों के बीच हुई थी। वहां वह बूढ़ी औरत पूछती है कि क्या उस छोटी बच्ची के संबंध में सब कुछ तैयार है। मेडिसिन किंग वैली संप्रदाय का युवा मालिक एक बेहद संदेहास्पद और दुष्टता भरी मुस्कान बिखेरता है। मेज पर दवा की शीशियां रखते हुए वह बताता है कि उसके पिता का जन्मदिन नजदीक आ रहा है और वह उसे आश्वस्त करता है कि योजना बिल्कुल तय समझौते के अनुसार ही चल रही है। वह बूढ़ी औरत थोड़ा मुस्कुराती है और पुष्टि करती है कि वह बच्ची इस समय अस्पताल में सड़ रही है और युवा मालिक को गारंटी देती है कि वह लड़की कभी बचकर नहीं भाग पाएगी। वे उस लड़की को एक औजार की तरह सौंपने के अपने गुप्त सौदे पर चर्चा जारी रखते हैं। उपस्थित लोगों में से एक इस पूर्व निर्धारित सौदे के प्रति अपनी पूर्ण प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। दादी अपना घोर लालच दिखाती हैं क्योंकि वे उन लंबी उम्र देने वाली गोलियों को पाने के लिए तड़प रही हैं। युवा मालिक उन्हें फिर से आश्वस्त करता है कि काम सफलतापूर्वक पूरा होने पर वे अपना वादा निभाएंगे और सू परिवार को इस साझेदारी से भारी लाभ मिलेगा। वर्तमान दृश्य में अचानक एक विशाल सैन्य बख्तरबंद गाड़ी सू परिवार की हवेली के फाटकों को पूरी तरह से चकनाचूर कर देती है और हिंसक रूप से पार्टी में घुस जाती है। नायक सू परिवार की हवेली पर प्रकट होता है जिससे वहां के गार्ड हैरान होकर पूछने लगते हैं कि वह कौन है। एक गार्ड उसे कड़ाई से बताता है कि आज दादी सू का 71वां जन्मदिन का उत्सव है। वह नायक और उसके साथी को रोकता है और साफ कर देता है कि बाहरी लोगों के लिए यहाँ आना सख्त मना है। वह गुस्से में उसे अभी के अभी दफा हो जाने के लिए कहता है। नायक बस वहां बर्फ की तरह ठंडा खड़ा रहता है और घोर तिरस्कार के साथ उन गार्डों को देखता है। अचानक उसका साथी आगे बढ़ता है और उस बदतमीज गार्ड को गले से पकड़ लेता है। वह साथी एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे वह गार्ड सीधे जमीन पर गिर जाता है। उस गार्ड का शरीर सचमुच हवा में उड़ता हुआ दूर जाकर जोर से क्रैश होता है। नायक और उसका साथी पूरे आत्मविश्वास के साथ अंदर घुस जाते हैं जिससे हर कोई पूरी तरह से स्तब्ध रह जाता है। दादी सू अत्यंत क्रोध के साथ पूछती हैं कि यह सब शोरगुल कौन कर रहा है। तभी हॉल के दरवाजे टूटकर बिखर जाते हैं क्योंकि और भी कई गार्डों को बेरहमी से अंदर फेंक दिया जाता है। वे गार्ड खाने की मेज पर जाकर गिरते हैं जिससे पूरी पार्टी में भगदड़ मच जाती है और उत्सव बर्बाद हो जाता है। नायक स्थिर और राजसी कदमों के साथ आगे बढ़ता है। वह कमरे में मौजूद हर एक व्यक्ति को एक तीखी और भयानक निगाह से घूरता है। दादी उसे एक उद्दंड हमलावर कहते हुए बुरी तरह डांटती हैं। वह चिल्लाती हैं और निंदा करती हैं कि उसने उनके जन्मदिन की पार्टी को बर्बाद करने की हिम्मत कैसे की। वह जोर से अपने आदमियों को बुलाती हैं और अपने गार्डों को उसे तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश देती हैं। नायक कुछ कागजात निकालता है और मांग करता है कि सू परिवार द्वारा उसकी पत्नी और बेटी के खिलाफ किए गए अपराधों के सबूत दिखाए जाएं। वहां ऐसी तस्वीरें फेंकी जाती हैं जिनमें उसकी पत्नी को शौचालय साफ करते हुए अपमानित होते दिखाया गया है। उसकी प्रताड़ित छोटी बच्ची की एक तस्वीर भी सामने रखी जाती है जिससे उनका यह जघन्य कृत्य सबके सामने आ जाता है। मेहमान बिखरी हुई तस्वीरों को पूरी तरह से सदमे और अविश्वास के साथ देखते हैं। वे आपस में फुसफुसाते हैं और इन हरकतों की क्रूरता से दहल जाते हैं। दादी अपना आपा खो बैठती हैं और उस पर बदनामी करने तथा उनकी प्रतिष्ठा को बर्बाद करने का आरोप लगाती हैं। नायक शांति से उनके भयानक अपराधों का विवरण देना शुरू करता है। वह उन्हें याद दिलाता है कि पीड़ित कोई और नहीं बल्कि इस परिवार की अपनी ही पोती है
वह कड़वाहट से पूछता है कि उसके बच्चे को पूरे 1 दशक तक किस जीती जागती नर्क जैसी जिंदगी से गुजरना पड़ा है। वह दादी को विश्वास दिलाता है कि वे अपने दिल की गहराइयों में इस भयानक सच्चाई को बखूबी जानती हैं। अपने रहस्य उजागर होने पर दादी के चेहरे पर तनाव और परेशानी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। नायक उस बच्ची की पीड़ा का वर्णन करना जारी रखता है कि कैसे उसे विकृत किया गया और प्रताड़ित किया गया। अपनी बेटी नानियन का नाम लेते ही उसका गुस्सा फिर से भड़क उठता है। वह दुख के साथ बार बार कहता है कि यह बच्ची उनका अपना ही खून है। वह सीधे तौर पर उस परिवार पर अपनी मासूम बेटी को जहर देने का आरोप लगाता है। वह दवा बनाने के लिए उस बच्ची को एक औजार की तरह इस्तेमाल करने के उनके घटिया इरादे को बेनकाब कर देता है। वह एक चुभती हुई निगाह से दादी का सामना करता है और पूछता है कि क्या वे अब भी सोचती हैं कि यह सिर्फ एक बदनामी है। वह उनकी तरफ उंगली उठाता है और घोषणा करता है कि आज हिसाब किताब का दिन है। वह सू परिवार से बलपूर्वक न्याय लेने का संकल्प लेता है। अचानक मेडिसिन किंग वैली का युवा मालिक बीच में आता है और उपहास उड़ाते हुए हंसने लगता है। वह दिखाता है कि वह इस तनावपूर्ण स्थिति का कितना आनंद ले रहा है और इसमें कितनी रुचि रख रहा है। दादी को आखिरकार एहसास हो जाता है कि उनके सामने खड़ा व्यक्ति नरक का पौराणिक शासक है। वह युवा मालिक नायक का मजाक उड़ाता है, उसे कचरा कहता है जो 10 साल पहले गायब हो गया था। वह इस बात पर आश्चर्य व्यक्त करता है कि वह इस समय जीवित भी कैसे है। वह उसे नीचा दिखाता है, यह सोचते हुए कि वह अकेला कोई खतरा पैदा नहीं कर सकता। वह नायक को चुनौती देता है और उसके शक्तिशाली संप्रदाय का सामना करने की उसकी हिम्मत पर सवाल उठाता है। नायक अपना गुस्सैल ध्यान मेडिसिन किंग वैली के उस प्रतिनिधि की ओर लगाता है। वह एक धमकी के साथ ठंडे लहजे में बुदबुदाता है। इस नई चुनौती को स्वीकार करते हुए वहां एक कांच का जार प्रकट होता है जिसमें उस बच्ची का खून है जिसे बेरहमी से निकाला गया था। वह सबको धमकी देता है कि वे आज अपने अपराधों के लिए अपनी जान देकर कीमत चुकाएंगे। वह युवा मालिक नायक की धमकियों को पूरी तरह से अनसुना करते हुए पागलों की तरह हंसने लगता है। वह युवा मालिक नायक को लगातार ताने मारता रहता है और उसे एक बहिष्कृत व्यक्ति कहकर उसका अपमान करता है। वह नायक की बातों को पूरी तरह से बकवास बताकर खारिज कर देता है। वह अपने नकाबपोश लड़ाकों को उस पर हमला करने का आदेश देता है और अपने गार्डों को निर्देश देता है कि वे नायक के चीथड़े उड़ा दें। वे नकाबपोश लड़ाके अपने हथियारों के साथ एक भीषण हमले में नायक की ओर झपटते हैं। नायक बिना किसी गलती के और पूरी सहजता से उस हमले का जवाब देता है। वह अपनी अविश्वसनीय युद्ध क्षमता का प्रदर्शन करते हुए एक एक करके हमलावरों को ढेर करने लगता है। वह कुछ ही सेकंडों में सभी लड़ाकों का सफलतापूर्वक सफाया कर देता है और उन्हें फर्श पर सुला देता है। अपने आदमियों को इस तरह हारते देख युवा मालिक के चेहरे पर घोर आतंक के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। वह डर से कांपने लगता है और अपने सामने खड़े इस आदमियों के रूप में छिपे राक्षस की वास्तविक शक्ति के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाता है। नायक बिना किसी दया के एक बर्फीली निगाह से उस युवा मालिक को घूरता है। तभी काले रंग के कपड़े पहने लड़ाकों का एक नया समूह अपनी तलवारें खींचकर वहां प्रकट होता है। वे नए लड़ाके नायक पर हमला करने के लिए अपनी पोजीशन ले लेते हैं। नायक एक दृढ़ आवाज में घोषणा करता है कि जो कोई भी उसका रास्ता रोकने की कोशिश करेगा वह मारा जाएगा। इसी बीच बाहर बड़े बड़े सैन्य टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां उस पूरी जगह को चारों तरफ से घेर लेती हैं। भारी तोपों के बैरल हवेली की तरफ तान दिए जाते हैं जो नरक के शासक के आदेशों का पालन करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। साथ ही अपने मालिक को सूचित करता है कि भारी तोपखाने की इकाई ने अपनी पोजीशन ले ली है और वे हस्तक्षेप करने के लिए तैयार हैं। वह पुष्टि करता है कि सेना किसी भी क्षण गोलीबारी शुरू करने के लिए केवल एक सिग्नल का इंतजार कर रही है। नायक सू परिवार पर अपना कठोर फैसला सुनाने का संकेत देता है। वह उनके अपराधों की सूची गिनना शुरू करता है जिसकी शुरुआत उसके बच्चे को एक दवा के औजार के रूप में इस्तेमाल करने से होती है। वह अपने आरोपों को जारी रखते हुए मेडिसिन किंग वैली के साथ साजिश रचने के लिए उनकी कड़ी निंदा करता है। वह अपने आरोपों की सूची में हत्या के प्रयास की धारा भी जोड़ देता है। वह नरक के शासक के रूप में सू परिवार के सभी सदस्यों पर अपना अंतिम फैसला सुनाता है। नायक के आदमी पूरी ताकत से दादी को घुटनों के बल बैठने पर मजबूर कर देते हैं और घोषणा करते हैं कि उसका यह पाप क्षमा योग्य नहीं है। अपने अपरिहार्य भाग्य के वास्तविक डर से घिर जाने के बाद वह लाचारी से घुटने टेक देती है। वह मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए उन्हें आपस में जोड़ने वाले पारिवारिक रिश्ते की दुहाई देने लगती है। वह रोते हुए उससे भीख मांगती है कि वह उसे इतनी कठोर सजा न दे। वह जमीन पर गिर पड़ती है और सू परिवार पर दया करने की गुहार लगाती है। नायक उसे बुरी तरह झिड़कता है और पूछता है कि उसे अभी कैसे याद आया कि वह उसकी दादी है। वह उसके इस पछतावे को बहुत देर हो चुकी बात बताते हुए उसकी विनती को बेरहमी से खारिज कर देता है। वह सजा का अंतिम आदेश देने के लिए अपना हाथ उठाता है। नायक के आदमी दादी को एक जगह जकड़ लेते हैं और उस निर्णायक क्षण की तैयारी करते हैं। वह पूरी तरह निराश होकर अपना सिर नीचे कर लेती है और अपने भाग्य के सामने घुटने टेक देती है। जब वह फिर से अपना सिर उठाती है तो उसके चेहरे पर सदमे और गुस्से का मिश्रण साफ दिखाई देता है। इधर
वह युवा मालिक बेहद अपमानित होकर जमीन पर रेंगता है और नरक के शासक से अपनी जान बख्शने की भीख मांगता है। वह नायक को चुनौती देने की अपनी गलती और मूर्खता को स्वीकार करता है। वह अपनी गर्दन बचाने के लिए अपने संप्रदाय के नाम का सहारा लेने की कोशिश करता है। नायक दया की भीख मांग रहे उस युवा मालिक को घोर तिरस्कार के साथ देखता है। वह युवा मालिक बचने की उम्मीद में उस बच्ची के खून का जार नायक के आगे समर्पित कर देता है। जीवित रहने की इसी आस के बीच नायक अपने दुश्मनों को चेतावनी देता है कि वे जल्द ही उन लोगों के साथ जा मिलेंगे जो उनसे पहले इस दुनिया से जा चुके हैं। उसी पल उस युवा मालिक के मुंह और आंखों से एक हरा जहरीला पदार्थ बहने लगता है और वह अपनी आखिरी सांस लेता है। उस घातक जहर के कारण वह तुरंत जमीन पर मृत होकर गिर पड़ता है। नायक आखिरकार अस्पताल के कमरे के अंदर अपनी पत्नी और अपनी सोती हुई बेटी से दोबारा मिलता है। वह अपनी पत्नी को एक पक्का वचन देता है कि वह उसके चेहरे से छीनी गई उस खूबसूरती को वापस लौटाएगा। पत्नी अपने चेहरे के निशानों को दुख और उम्मीद की मिली जुली नजरों से देखती है। इसके बाद नायक अपने गुप्त जासूस से एक गोपनीय रिपोर्ट लेने के लिए कमरे से बाहर आता है। वह अधीनस्थ अपने मालिक को सूचित करता है कि कुछ दल उनकी योजनाओं में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं। वह पुष्टि करता है कि कोई पर्दे के पीछे से खेल खेल रहा है ताकि उन्हें वह दुर्लभ दवा न मिल सके। नायक की आंखें जानलेवा गुस्से से सुलग उठती हैं और वह कसम खाता है कि जो कोई भी उसके रास्ते में खड़े होने की जुर्रत करेगा वह उसे कुचल कर रख देगा। दृश्य एक आलीशान ग्रैंड हयात होटल की तरफ मुड़ता है जहां नई साजिशें रची जा रही हैं। शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन नायक से छुटकारा पाने की योजना बनाने के लिए एक बंद हॉल में इकट्ठा हुए हैं। इस बैठक का नेतृत्व एक मोटा आदमी कर रहा है जो अपनी अत्यधिक संपत्ति और अहंकार का प्रदर्शन कर रहा है। वहां उपस्थित लोगों में से एक अपनी घबराहट के कारण माथे से आ रहा पसीना पोंछता है। नायक की शक्ति से डरे हुए उस व्यक्ति को वह मोटा आदमी डांटता है और कहता है कि वे नायक के इस लापरवाह व्यवहार से बिल्कुल न डरें। वह सुपरिवार को मूर्ख बताता है क्योंकि उन्होंने नायक से सीधे टक्कर ली थी। वह नायक को एक अनपढ़ और बर्बर इंसान बताते हुए उसके साथ सीधे शारीरिक टकराव के विचार को खारिज कर देता है। वह बाकी बिजनेसमैन को आश्वस्त करता है कि वे सब सभ्य लोग हैं और उनके तरीके अलग हैं। वह समझाता है कि उनका असली हथियार पूंजी और पैसे पर नियंत्रण रखना है। वह आगे कहता है कि उनका विशाल नेटवर्क और संबंध ही उनकी असली ताकत का स्रोत हैं। वह मजाक उड़ाते हुए पूछता है कि क्या नायक की शारीरिक ताकत उनके इस ऊंचे रसूख के सामने उसका कोई भला कर पाएगी। वह अपना उपहास जारी रखते हुए पूछता है कि क्या उसकी मुट्ठी पैसे का मुकाबला कर सकती है। वह पूरे शहर की आर्थिक जीवन रेखा को चुनौती देने की नायक की क्षमता पर संदेह जताता है। वहां मौजूद सभी बिजनेसमैन पूरे आत्मविश्वास के साथ उसकी बातों का समर्थन करते हैं। उनमें से एक नायक को नीचा दिखाते हुए कहता है कि वह सिर्फ एक लापरवाह लड़का है जिसके पास मांसपेशियों के अलावा कुछ नहीं है। हर कोई दुर्भावना और मजाक भरी हंसी के साथ हंसने लगता है क्योंकि वे नायक की मुट्ठी की ताकत को अपने लिए कोई खतरा नहीं मानते। पूरा मीटिंग हॉल इस घटिया हंसी से गूंज उठता है। चश्मा पहने एक आदमी उनकी बात से सहमत होता है और दावा करता है कि नायक निश्चित रूप से असफल होगा। वह समझाता है कि इस शहर में अपनी उपस्थिति साबित करने की नायक की हर कोशिश उनके प्रभाव से टकराकर चूर चूर हो जाएगी। वह इस बात पर जोर देता है कि नायक के लिए उनकी आर्थिक सत्ता के आगे झुके बिना सफल होना पूरी तरह असंभव है। वे अपनी पत्नी के इलाज के लिए एक दुर्लभ जड़ी बूटी खरीदने के नायक के प्रयास का भी मजाक उड़ाते हैं। वे उसकी पत्नी के विकृत चेहरे को ठीक करने की नायक की इच्छा पर लगातार व्यंग्य कसते हैं। वह चश्मे वाला आदमी जोर से हंसता है और नायक के इन प्रयासों को महज एक भ्रम बताता है। वह मजाक में कहता है कि नायक को अपने ये असंभव सपने देखते रहने चाहिए। तभी अचानक उस मीटिंग हॉल का दरवाजा एक जबरदस्त ताकत के साथ चकनाचूर हो जाता है जिससे वहां मौजूद हर कोई दहशत में आ जाता है। इस अचानक हुए हमले को देखकर उस मोटे आदमी की आंखें सदमे और अविश्वास से फटी की फटी रह जाती हैं। वह अपनी जगह पर बिल्कुल सुन्न हो जाता है। उसकी आंखों के सामने जो कुछ भी हो रहा है वह उसे समझने में पूरी तरह असमर्थ रहता है। घोर आतंक उस पर इस कदर हावी हो जाता है कि उसकी सांसें तक थम जाती हैं। वहां मौजूद सभी बिजनेसमैन के बीच भगदड़ और अराजकता फैल जाती है। नायक पूरे आत्मविश्वास से भरे कदमों के साथ अंदर प्रवेश करता है और उसके ठीक पीछे अपने विशालकाय साथी के साथ अंदर आते ही नायक उनसे ठंडे व्यंग्य के साथ पूछता है कि क्या वे अपनी इस सुखद बातचीत का आनंद ले रहे हैं। उसकी पहचान का एहसास होते ही वह मोटा आदमी आग बबूला हो जाता है। वह नायक के चेहरे पर चिल्लाते हुए उसके इस असीम दुस्साहस की निंदा करता है। वह रूखेपन से उस पर बिना अनुमति के उनकी निजी संपत्ति में घुसने का आरोप लगाता है। वह अपने फेफड़ों की पूरी ताकत से चिल्लाता है और मांग करता है कि सुरक्षा गार्ड तुरंत अंदर आएं। वह दोबारा चिल्लाते हुए अपने आदमियों को नायक और उसके साथी को गिरफ्तार करने का आदेश देता है। नायक का साथी बिल्कुल शांति से उसे बताता है कि सभी गार्डों का काम तमाम किया जा चुका है। वह उसे इस कष्टप्रद चीख पुकार को बंद करने का आदेश देता है क्योंकि कोई भी उसकी आवाज सुनने नहीं आने वाला। वह उसे समझाता है कि नीचे मौजूद 100 गार्ड इस समय गहरी नींद सो रहे हैं। ये सुनते ही वहां उपस्थित बिजनेसमैनों का डर और बढ़ जाता है
क्योंकि उन्हें एहसास हो जाता है कि अब उनके पास कोई सुरक्षा नहीं बची है। वह मोटा आदमी आखिरी विकल्प के रूप में सीधे धमकियों पर उतर आता है। वह नायक को डराने और उसे पीछे हटने पर मजबूर करने की उम्मीद में एक कड़े लहजे में धमकी देता है। वह उससे कहता है कि अगर उसे कोई भी नुकसान पहुंचाया गया तो इसके परिणाम विनाशकारी होंगे। वह धमकी देता है कि अगर उसे कुछ भी हुआ तो कल सुबह तक पूरे शहर का शेयर बाजार धराशायी हो जाएगा। वह आगे धमकी भरे लहजे में जोड़ता है कि इस शहर का दम घोटने के लिए चीज़ों के दाम आसमान छूने लगेंगे। वह उसे बड़े नेताओं के गुस्से की चेतावनी देता है, जो इस अराजकता को फैलाने वाले को सजा देने के लिए बीच में आएंगे। वह उसे आश्वस्त करता है कि अगर उसने कोई भी मूर्खतापूर्ण कदम उठाने की हिम्मत की तो उसकी जिंदगी निश्चित रूप से खत्म हो जाएगी। नायक उसकी धमकियों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है और शांत, उदासीन कदमों से उसकी तरफ बढ़ता है। वह एक भयानक शांति के साथ घोषणा करता है कि वह अपने जीवन में दो चीज़ों से सबसे ज्यादा नफरत करता है। वह समझाता है कि पहली चीज़ यह है कि कोई उसकी पत्नी को छूने की हिम्मत करे। वह एक तीखी निगाह के साथ अपनी बात जारी रखता है, जो बदले के उसके दृढ़ इरादे को बयां करती है। वह उसकी ओर झुककर कहता है कि दूसरी चीज़ यह है कि कोई पैसे के दम पर उसे अपने सामने झुकाने की कोशिश करे। नायक उससे कहता है कि वह उसके इस आर्थिक खेल को खेलेगा जिसका वह इतना बखान कर रहा है। वह पैसे से भरे उनके अपने ही क्षेत्र में उन्हें सीधी चुनौती देता है। वह अपनी इस विनाशकारी योजना को अंजाम देने के लिए सिर्फ 1 मिनट का समय मांगता है। वह अपने साथी को एक सख्त आदेश देता है कि इस हॉल में मौजूद सभी लोगों को तुरंत दिवालिया घोषित कर दिया जाए। साथी तुरंत आदेश का पालन करता है और अपने मालिक के निर्देशों को लागू करने के लिए तैयार हो जाता है। वह अपना लैपटॉप खोलता है और विशेषज्ञ कौशल के साथ उनके वित्तीय सिस्टम को हैक करना शुरू कर देता है। वहां मौजूद लोग अपने स्टॉक इंडिकेटर्स को अभी भी लगातार बढ़ते हुए देखकर नायक की इस धमकी का मजाक उड़ाते हैं। वह मोटा आदमी पागलों की तरह हंसने लगता है, ये सोचकर कि नायक उनके साथ कोई बेवकूफ़ी भरा मजाक कर रहा है। वह अपनी सिगार जलाते हुए इस धमकी के प्रति पूरी तरह उदासीन होकर अपनी उकसाने वाली हंसी जारी रखता है। वह मजाक उड़ाते हुए नायक से पूछता है कि क्या उसे अंदाजा भी है कि उन सबके पास मिलाकर कितनी संपत्ति है। वह व्यंग्य से उनकी विशाल कंपनियों के कुल बाजार मूल्य के बारे में पूछता है। हॉल में उपहास भरी हंसी गूंजने लगती है, जो उन्हें आर्थिक रूप से प्रभावित करने की नायक की क्षमता को नीचा दिखा रही थी। नायक का साथी इस आर्थिक हमले को शुरू करने के लिए अपने लैपटॉप पर निर्णायक बटन दबा देता है। उनके पीछे लगी वित्तीय संकेतकों की स्क्रीन अचानक बदल जाती है और उन पर खतरे और तबाही की चेतावनी देने वाले रंग चमकने लगते हैं। तभी उस मोटे आदमी का फोन अचानक बज उठता है, जिससे उनकी हंसी बीच में ही रुक जाती है। फोन करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अकाउंट मैनेजर होता है। वह तनाव और घबराहट से भरे चेहरे के साथ फोन उठाता है। उसे एक बहुत बड़ा झटका लगता है जब मैनेजर उसे इस अचानक आई वित्तीय तबाही के बारे में बताता है। मैनेजर घबराई हुई आवाज में कहता है कि चीजें पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो चुकी हैं। वह समझाता है कि शेयर बाजार में अभी अभी एक बहुत बड़ी आपदा आई है। वह बताता है कि खरबों की एक रहस्यमयी और भयानक वित्तीय ताकत अचानक सामने आई है। वह डरते हुए जोड़ता है कि इस ताकत ने उनके शेयरों को निशाना बनाया है और बड़े पैमाने पर शॉर्ट सेलिंग शुरू कर दी है। मैनेजर पुष्टि करता है कि उनके शेयरों की कीमत पूरी तरह से गिरकर न्यूनतम संभव सीमा पर पहुंच गई है। उस मोटे आदमी को इस आपदा के पैमाने का एहसास होता है और इस भयंकर झटके के कारण उसका पसीना छूटने लगता है। उसके हाथ से सिगार नीचे गिर जाती है, जबकि बाकी लोगों के चेहरों पर भी सदमे के निशान उभर आते हैं। महज कुछ ही सेकंडों में अपनी सारी दौलत के धुएं में उड़ जाने के बाद हर कोई डर के मारे अपनी जगह पर सुन्न हो जाता है। नायक विजयी होकर मुस्कुराता है और ठंडे लहजे में पूछता है कि किसने यह कहने की जुर्रत की थी कि वह अपनी पत्नी के इलाज के लिए दवा नहीं खरीद पाएगा। उनमें से एक व्यक्ति घुटनों के बल गिर जाता है और नायक से माफी की भीख मांगने लगता है। वह अपमानित होकर उसके कदमों में गिरकर अपनी गलती स्वीकार करता है। अपने सामने उस आदमी के इस तरह झुकने पर नायक की उपहास भरी हंसी गूंजती है। वह आदमी अपनी जान की भीख के बदले में एक डिब्बा आगे बढ़ाता है, जिसमें मिलेनियल आइस सिकाडा यानी 1000 साल पुराना बर्फ का झींगुर है। वह रोते हुए अपनी जान बख्शने की गुहार लगाता है। नायक शांति से उस कीमती डिब्बे को लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। डिब्बा खुलने पर उसके अंदर चमकता हुआ मिलेनियल आइस सिकाडा दिखाई देता है। नायक मजाक उड़ाते हुए मुस्कुराता है और कहता है कि उसे शुरुआत से ही इतना समझदार होना चाहिए था। वह बात जारी रखते हुए पूछता है कि जब झुकने की क्षमता थी तो अपनी संपत्ति को तबाह करने की क्या जरूरत थी। हॉल के सभी बिजनेसमैन घुटनों के बल बैठकर नायक के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं। वह मोटा आदमी लगातार रोते हुए बार बार अपनी गलती स्वीकार करता है। वह अपने इस रवैये को यह कहकर सही ठहराने की कोशिश करता है कि वह तो बस किसी और के आदेशों का पालन कर रहा था। वह कबूल करता है कि प्रांतीय राजधानी के जियाओ परिवार ने ही उसे ऐसा करने के लिए उकसाया था। वह आदमी जमीन पर पूरी तरह टूटा हुआ पड़ा रहता है, जबकि हॉल में दबी हुई हंसी की आवाजें सुनाई देती हैं। जियाओ परिवार का नाम सुनते ही नायक के चेहरे के भाव गंभीर हो जाते हैं। वह प्रांतीय राजधानी में स्थित उस परिवार के बारे में ठंडे दिमाग से सोचता है।
उसका विशालकाय साथी हॉल का दरवाजा खोलता है और नायक उसे तुरंत एक महत्वपूर्ण घोषणा प्रकाशित करने का आदेश देता है। वह आज से हेल एम्परर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना की घोषणा करता है। वह यून सिटी के सभी उद्योगों को पूरी तरह से पुनर्गठित करने के अपने फैसले का ऐलान करता है। इन झुके हुए आदमियों के भाग्य की ओर इशारा करते हुए वह उनके लालच और पैसे के प्रति अत्यधिक मोह के आधार पर उन्हें सजा देने का फैसला करता है। वह अपने साथी को आदेश देता है कि इन सबको सड़कों पर धकेल दिया जाए ताकि ये बेघर भिखारी बन जाएं। हॉल में मौजूद उन टूटे हुए बिजनेसमैनों को गहरे पछतावे का एहसास होता है। अपनी सारी संपत्ति खो देने के बाद वे आदमी परम निराशा में चीखने चिल्लाने लगते हैं। प्रांतीय राजधानी में जियाओ परिवार का मुखिया अंधेरे में बैठा हुआ अपने हाथ में लोहे की गेंदों को घुमा रहा है। अपनी योजना की विफलता के बारे में जानने के बाद वह उन गेंदों को घुमाना बंद कर देता है। इस नाकामी पर वह गुस्से में उन धातु की गेंदों को भींच लेता है। उसे एहसास हो जाता है कि यून सिटी में उसके आदमी पूरी तरह से हार चुके हैं। वह गुस्से में उन गेंदों को अपने हाथों से चकनाचूर कर देता है और उन्हें कचरा कहता है। वह गहरी नफरत और धमकियों के साथ नायक का नाम लेता है। वह निष्कर्ष निकालता है कि चीजें उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा पेचीदा हो गई हैं। वह नायक से छुटकारा पाने के लिए डार्क वेब से एक सुपारी किलर यानी शूटर को काम पर रखने का फैसला करता है। दृश्य वापस नायक की ओर जाता है, जो अपनी पत्नी के लिए रूप यौवन वापस लाने वाली चमत्कारी दवा बनाने के लिए अपनी ऊर्जा को केंद्रित करके बैठा है। वह उस उपचार गोली को आकार देने के लिए अपने हाथों में अपनी आंतरिक ऊर्जा को केंद्रित करता है। शक्तिशाली ऊर्जा बिखेरती हुई वह जादुई गोली बनकर तैयार हो जाती है। वह उस कमरे की ओर बढ़ता है जहां उसकी पत्नी है। पत्नी पूरी तरह से निराश दिख रही है और अपने चेहरे की खूबसूरती वापस आने की संभावना पर विश्वास नहीं कर पा रही है। वह गहरे दुख और निराशा में नायक का नाम पुकारती है। वह डरते हुए पूछती है कि क्या यह इलाज वाकई काम करेगा। नायक उसे आश्वस्त करने के लिए उसके कंधे पर अपना हाथ रखता है। वह धीरे से उससे अपना हाथ अपने उस विकृत चेहरे से हटाने के लिए कहता है। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ उसे खुद पर और अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखने के लिए कहता है। पत्नी डरते हुए धीरे धीरे और हिचकिचाहट के साथ अपना हाथ पीछे हटाती है। नायक अपने हाथ में चमकते हुए जादुई तरल का जार लेता है। वह अपनी उंगलियों को उस चमकते हुए उपचार तरल में डुबोता है। वह उस तरल को उसके गहरे निशानों पर लगाता है और उससे थोड़ी देर के लिए इस दर्द को सहन करने के लिए कहता है। अपनी त्वचा की कोशिकाओं को दोबारा जीवित करने वाले उस तरल की प्रतिक्रिया के दौरान पत्नी अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती हैं। धीरे धीरे वे निशान गायब होने लगते हैं और उसकी त्वचा लगातार चमकने लगती है। जब वह अपनी आंखें खोलती हैं तो पाती है कि उसका चेहरा पूरी तरह से ठीक हो चुका है और पहले की तरह सामान्य हो गया है। अपने चेहरे के रूप को पूरी तरह से वापस पाकर वह दंग रह जाती है। वह अपने कोमल चेहरे को छूती है और अत्यधिक खुशी के कारण उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अविश्वास के साथ पूछती है कि क्या आईने में दिख रहा यह रूप सचमुच उसका असली चेहरा है। नायक उसके पीछे खड़ा होता है और इलाज के इस शानदार परिणाम की सराहना करता है। वह प्यार से उसकी तरफ देखता है और पुष्टि करता है कि वही उसकी पटरानी है। वह उसकी तरफ गहरी कृतज्ञता और भावनाओं से भरी नजरों से देखती है। तभी अचानक एक स्नाइपर की गोली कमरे की खिड़की को चकनाचूर कर देती है और सीधे उनकी तरफ बढ़ती है। वह घातक गोली इस सबसे बेखबर पत्नी के सिर की तरफ बिल्कुल सीधे आ रही होती है। नायक आखिरी सेकंड में महामानवीय कौशल दिखाते हुए 2 उंगलियों से उस गोली को पकड़ लेता है। जो कुछ भी हुआ उसे समझकर पत्नी घोर आतंक के कारण अपनी जगह पर सुन्न हो जाती है। नायक ठंडे दिमाग से उस गोली को हाथ में थामता है, क्योंकि उसके लिए इसे रोकना पानी पीने जितना ही आसान था। वह अपनी पत्नी को शांत करता है, जबकि उसकी आंखें दबे हुए गुस्से से जल रही होती हैं। वह उस अज्ञात स्नाइपर को महज एक परेशान करने वाला कीड़ा बताता है, जो खुद अपनी मौत को दावत दे रहा है। वह अपनी पत्नी से कहता है कि वह इस घुसपैठिए कीड़े को कुचलने जा रहा है। उसकी पत्नी को निशाना बनाए जाने के कारण अत्यधिक गुस्से में नायक की आंखें एक भयानक लाल चमक के साथ चमक उठती हैं। दृश्य स्नाइपर के स्कोप के माध्यम से दिखाता है, जब वह दूर से नायक को देख रहा होता है। स्कोप के लेंस से नायक के अचानक गायब हो जाने से स्नाइपर स्तब्ध रह जाता है। छत पर मौजूद स्नाइपर के चेहरे पर भ्रम और घबराहट के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। वह अविश्वास में सोचता है कि उसकी गोली निश्चित निशाने से कैसे चूक गई। वह अपनी राइफल के स्कोप से नायक को दोबारा ढूंढने लगता है। तभी वह डर के मारे उछल पड़ता है, जब उसे एक आवाज सुनाई देती है जो उससे पूछ रही है कि वह किसे ढूंढ रहा है। ये महसूस होने पर कि कोई ठीक उसके पीछे खड़ा है, स्नाइपर की आंखें अत्यधिक आतंक से फटी की फटी रह जाती हैं। वह पीछे मुड़ता है तो पाता है कि नायक ठीक उसके पीछे खड़ा है। वह डर के मारे हकलाते हुए पूछता है कि वह इस ऊंची छत पर कैसे पहुंचा। उसे सदमे के साथ एहसास होता है कि 30 मंजिला इमारत पर इतनी तेजी से चढ़ना पूरी तरह असंभव है। नायक एक सिगरेट जलाता है और शांति से बताता है कि वह कैसे चढ़ा। यह इस समय महत्वपूर्ण नहीं है। वह अपनी सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए समझाता है कि जो मायने रखता है वह इसके बाद होने वाली बात है। वह स्नाइपर से एक जानलेवा लहजे में पूछता है कि उसे उन पर निशाना साधने का दुस्साहस किसने दिया।
वह उसकी पत्नी के रूप यौवन को वापस पाने के काम में बाधा डालने और इस धृष्टतापूर्ण हस्तक्षेप के लिए उसे बुरी तरह फटकारता है। स्नाइपर अपनी हिम्मत जुटाता है और नायक पर हमला करने की पहल करने का फैसला करता है। वह एक तेज चाकू निकालता है और एक त्वरित वार से नायक को चौंकाने की कोशिश करता है। नायक पूरी सहजता से उस हमले को रोक देता है और अपने विरोधी की कलाई पकड़ लेता है। वह एक जोरदार किक मारता है जिससे वह स्नाइपर जमीन पर जोर से गिरता है। स्नाइपर उस वार से गहरे दर्द में है, लेकिन वह अवज्ञा में नायक के चेहरे पर चिल्लाता है। उस शक्तिशाली किक के कारण वह घुटनों के बल गिर जाता है। नायक अपने विरोधी की कमजोरी का मजाक उड़ाता है और सोचता है कि क्या डार्क वेब के शीर्ष हत्यारों की ताकत बस इतनी ही होती है। वह उसके स्तर पर अपनी निराशा व्यक्त करते हुए उसे बेहद कमजोर कहता है। स्नाइपर नायक को अपनी पहचान और डार्क वेब से अपने जुड़ाव के बारे में पता होने पर दंग रह जाता है। वह अपने आपराधिक संगठन की डरावनी प्रतिष्ठा के भरोसे नायक को धमकाने की कोशिश करता है। भाड़े का स्नाइपर यह सोचते हुए धमकियां देना शुरू कर देता है कि वह मजबूत स्थिति में है। वह दावा करता है कि उसे मारने से नायक को कोई फायदा नहीं होगा। वह समझाता है कि यह मिशन पहले ही जारी किया जा चुका है और इसे रद्द नहीं किया जा सकता। वह इस बात पर जोर देता है कि हत्या के प्रयास तब तक लगातार जारी रहेंगे जब तक कि लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता। फिर वह नायक को उसे चोट पहुंचाने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देता है और चेतावनी देता है कि डार्क वेब के सारे कातिल उसका शिकार करेंगे। नायक अपनी सिगरेट पीते हुए इन धमकियों का सामना एक उपहास भरी मुस्कान और पूर्ण शीतलता के साथ करता है। वह साफ तौर पर मजाक उड़ाते हुए उस वेब का नाम दोहराता है और उसके सदस्यों को गटर में छिपे चूहे बताता है। स्नाइपर अत्यधिक क्रोधित हो जाता है और नायक को अहंकारी तथा घमंडी कहता है। वह लगातार चिल्लाते हुए कहता है कि नायक को उसके पीछे खड़ी ताकत के आकार का अंदाजा नहीं है। वह खुलासा करता है कि जिस प्रायोजक ने उसे काम पर रखा है उसने एक बहुत बड़ी रकम चुकाई है, जिसका अनुमान 100 मिलियन है। वह नायक से कहता है कि उसका सिर अब एक बड़ा इनाम बन चुका है जिसे पाने के लिए हर कोई बेताब है। नायक अपनी जिंदगी पर लगी इस कीमत को देखकर ठंडी मुस्कान मुस्कुराता है। वह अपना फोन निकालता है और इस वेब की हकीकत के बारे में स्नाइपर को सबक सिखाने का फैसला करता है। वह वादा करता है कि वह उसे अपनी आंखों से दिखाएगा कि जिस विश्वास पर वह डींगे हाँक रहा है उसका क्या हश्र होता है। वह उसे बताता है कि उसका यह अंधविश्वास अभी चकनाचूर हो जाएगा। वह उसे आश्वस्त करता है कि वह इस समय असली शासक के सामने खड़ा है। वह अपने फोन का उपयोग करके उसे यह साबित करने के लिए आगे बढ़ता है कि उसकी धमकियां कितनी हास्यास्पद हैं। घबराए हुए स्नाइपर के चेहरे पर सदमे और भ्रम के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। वह सदमे में हकलाते हुए पूछता है कि क्या नायक भी इसका सदस्य है। नायक अपने फोन की स्क्रीन दिखाता है जो उसके खाते को एक वीआईपी सदस्य के रूप में प्रदर्शित करती है। वह एक निश्चित कमांड को लागू करने के लिए वेब के इंटरफेस पर शांति से एक बटन दबाता है। दृश्य एक विदेशी देश की ओर जाता है जहां इसका मुख्य मुख्यालय स्थित है। वहां का एक प्रोग्रामर अत्यधिक घबराहट की स्थिति में चिल्लाता है। विशाल कंप्यूटर स्क्रीन अचानक एक हैक दिखाती है जिसका प्रतीक एक लाल ड्रैगन है। कंट्रोल रूम के सभी कर्मचारियों में दहशत फैल जाती है। प्रोग्रामर स्क्रीन की तरफ अपना कांपता हुआ हाथ उठाते हुए जो कुछ भी हो रहा है उस पर विश्वास न कर पाने की स्थिति में इस विनाशकारी साइबर हमले की प्रकृति के बारे में सदमे से पूछता है। उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि उनकी अजेय सुरक्षा प्रणाली को एक बहुत बड़ी सेंधमारी का सामना करना पड़ रहा है। वह अपने निष्कर्ष से पीछे हटता है और जो कुछ उसने देखा उससे भी बड़ा आतंक उसके चेहरे पर दिखाई देता है। वह जल्दी से अपने सहकर्मियों से स्क्रीन पर दिखाई देने वाली हैकर की पहचान देखने के लिए कहता है। इस अलर्ट के बीच वेब का संस्थापक चाय का कप पकड़े हुए दिखाई देता है। फोन करने वाले की पहचान पहचानते ही वह डर से कांप उठता है और कप उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। उसे सदमे के साथ याद आता है कि यह वही व्यक्ति है जिसने 12 देशों के सरदारों को अपने अधीन किया था। संस्थापक घबराहट में फोन उठाता है और इस हत्या के मिशन को तुरंत रद्द करने का आदेश देता है। वह यून सिटी की ओर निर्देशित सभी मिशनों को रोकने का एक जरूरी आदेश जारी करता है। वह तबाही से बचने के लिए आदेशों को लागू करने की गति पर जोर देते हुए अपने आदमियों पर चिल्लाता है और नरक के शासक के गुस्से के डर से पागलों की तरह अपने आदेश को बार बार दोहराता है। डार्क वेब के सभी कातिलों और सदस्यों को एक जरूरी चेतावनी का संदेश भेजा जाता है। स्नाइपर अपने फोन पर आए एक अजीब नोटिफिकेशन को देखकर हैरान रह जाता है। वह सदमे में यह खबर पढ़ता है कि इस मिशन को शुरू करने वाले जियाओ परिवार की सारी संपत्ति फ्रीज कर दी गई है और उसे यून सिटी में लक्ष्य पर किसी भी हमले को प्रतिबंधित करने वाली एक सर्वोच्च स्तर की चेतावनी मिलती है। स्नाइपर को आखिरकार अपने सामने खड़े व्यक्ति की वास्तविक और भयानक पहचान का एहसास हो जाता है। नायक बिल्कुल शांति से स्नाइपर से पूछता है कि क्या उसने संदेश पढ़ना समाप्त कर लिया है। वह ठंडे लहजे में पूछता है कि क्या उसे अभी भी खुद उसे सबक सिखाने की जरूरत है। स्नाइपर पूरी तरह से टूट जाता है और अपने घुटनों के बल गिर जाता है। अपनी इस घातक भूल का एहसास होने के बाद वह अपमान में घुटने टेक देता है। वह जमीन पर साष्टांग प्रणाम करता है और नरक के शासक से अपनी जान बख्शने की भीख मांगता है। वह लगातार रोते हुए और अत्यधिक गिड़गिड़ाते हुए क्षमा और माफी मांगता है।
वह सर्वोच्च शासक की पहचान न पहचान पाने की अपनी मूर्खता और अंधेपन को स्वीकार करता है। वह आत्म तिरस्कार के साथ नायक से भीख मांगता है कि वह उसे ऐसे ही जाने दे जैसे कि वह कुछ भी न हो। नायक उसे ठंडे दिमाग से सलाह देता है कि वह अपने अगले जीवन में अपने लक्ष्यों को सावधानी से चुने। अचानक नायक का एक वफादार अनुयायी अंधेरे से प्रकट होता है और उस स्नाइपर का गला काट देता है। शासक को निशाना बनाने का दुस्साहस करने की सजा के रूप में वह पलक झपकते ही मृत होकर गिर पड़ता है। वह वफादार अनुयायी अपने मालिक के सामने घुटने टेकता है, अपना सम्मान और वफादारी प्रदर्शित करता है। वह अपने मालिक को मारने का इनाम रखने के जियाओ परिवार के इस दुस्साहस पर अपना गुस्सा और निंदा व्यक्त करता है। वह नायक को सुझाव देता है कि प्रांतीय राजधानी में उस परिवार को तुरंत मिटा देने के लिए सेना भेजी जाए। नायक बदले की कोई जल्दी न होने की बात कहते हुए बिल्कुल शांति से इस सुझाव को खारिज कर देता है। वह समझाता है कि उस परिवार की विशाल संपत्ति को फ्रीज करना तो उनकी सजा की सिर्फ एक शुरुआत है। वह एक राक्षसी मुस्कान के साथ जोड़ता है कि इस पैसे को खोने से वे पूरी तरह से पंगु हो जाएंगे। नायक अपने अधीनस्थ को एक दृढ़ आवाज में एक नया आदेश जारी करता है। वह उत्तरी खुफिया नेटवर्क को अधिकतम क्षमता पर सक्रिय करने का निर्देश देता है और जियाओ परिवार के एक एक सदस्य के बारे में विस्तृत और सटीक जानकारी जुटाने की मांग करता है। नायक अपनी पत्नी के पास लौटता है, जो आईने के सामने खड़ी अपने चेहरे की वापस लौटी खूबसूरती को देखकर दंग है। नन्ही नानियन पास आती है और अत्यधिक खुशी के साथ अपनी माँ की सुंदरता की तारीफ करती है और मासूमियत से उसे एक आकर्षक परी जैसी दिखने वाली बताती है। पत्नी अपने प्यारे बच्चे के इन मीठे शब्दों पर कोमलता और अत्यधिक खुशी के साथ मुस्कुराती है। नायक कमरे में प्रवेश करता है और पुष्टि करता है कि उसकी बेटी भी एक खूबसूरत नन्ही परी है। वह कोमलता से अपने बच्चे को अपनी गोद में उठा लेता है और बाहर जाने की तैयारी की घोषणा करता है। वह मुस्कुराते हुए उससे कहता है कि अब उसके और उसकी माँ के लिए उसे स्कूल छोड़ने का समय आ गया है। यह सुनते ही बच्ची के चेहरे के भाव उदासी में बदल जाते हैं। वह रोने जैसी स्थिति में अपने पिता को पुकारती है। वह रोती हुई आवाज में उसे बताती है कि किंडरगार्टन के बच्चे उसे चिढ़ाते हैं और उसे नाजायज कहते हैं। वह गहरे दुख के साथ जोड़ती है कि शिक्षिका भी उसके साथ कड़ा व्यवहार करती है। वह समझाती है कि उसकी शिक्षिका बाकी बच्चों की तरह उसे कभी पसंद नहीं करती और शिकायत करती है कि वह हमेशा उसे बिना किसी गलती के कोने में खड़ा करके अन्यायपूर्ण सजा देती है। नायक का दिल पूरी तरह से टूट जाता है, लेकिन वह दृढ़ता से उसे दिलासा देता है और इस बात पर जोर देता है कि ऐसा सिर्फ अतीत में हुआ था। माता पिता के संरक्षण की भावना से जलती हुई आंखों के साथ वह उससे वादा करता है कि आज से सब कुछ बदल जाएगा। वह उससे कसम खाता है कि इस दुनिया में फिर कभी कोई उसके साथ दुर्व्यवहार करने की हिम्मत नहीं करेगा। नायक और उसका परिवार इसके बाद नायक और उसकी बेटी शहर के सबसे प्रतिष्ठित और बेहतरीन स्कूल के गेट पर पहुंचते हैं ताकि बच्ची का दाखिला कराया जा सके। वह अपनी बेटी का हाथ थामे पूरे आत्मविश्वास के साथ स्कूल के मुख्य गेट की ओर बढ़ता है। तभी अचानक सिक्योरिटी गार्ड चिल्लाता है और उन्हें रुकने का आदेश देता है। वह बदतमीज गार्ड आगे आकर उनका रास्ता रोक लेता है और बेहद रूखेपन से पूछता है कि वे यहाँ क्यों आए हैं। वह उनका अपमान करते हुए कहता है कि जाओ कहीं और जाकर भीख मांगो। वह खुद को श्रेष्ठ दिखाते हुए कहता है कि यह एक प्रतिष्ठित इंटरनेशनल स्कूल है, गरीबों के लिए नहीं। वह नायक का मजाक उड़ाते हुए कहता है, अगर तुमने यहाँ की टाइल्स गंदी कर दी तो तुम उनके पैसे भी नहीं चुका पाओगे। नायक अपनी बेटी से कहता है कि वह गार्ड की बातों पर ध्यान न दे। वह अपने गुस्से पर काबू रखता है और शांति से समझाता है कि वह यहाँ अपनी बेटी का एडमिशन कराने आया है। गार्ड इस बात पर ठहाका मारकर हंसता है और अविश्वास जताते हुए तंज कसता है, क्या तुम्हारे पास एडमिशन के लिए कोई सिफारिशी चिट्ठी है? वह धौंस जमाते हुए उनसे इस महंगे स्कूल की फीस भरने की वित्तीय क्षमता का सबूत मांगता है। गार्ड नायक की पुरानी खटारा जीप का मजाक उड़ाता है और उसे तुरंत गेट से बाहर निकलने का आदेश देता है। वह उसे कड़ी चेतावनी देता है कि मिसेस जंग की कार का रास्ता न रोके। तभी मिसेस जांग अपनी आलीशान कार में तड़क भड़क के साथ एंट्री लेती हैं। वह कार से उतरते ही गेट पर लगे जाम और भीड़ की शिकायत करने लगती हैं। वह नायक और उसकी बेटी को बड़ी हिकारत और घमंड भरी नजरों से देखती हैं। वह उन पर आरोप लगाती हैं कि उनसे बदबू आ रही है, जिससे उनके बच्चे को परेशानी हो रही है। उनका मोटा बेटा अपनी जीभ निकालकर नायक की मासूम बेटी का मजाक उड़ाता है। वह बदतमीज लड़का उसे छोटी भिखारिन कहता है और बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि वह बहुत गंदी है और उससे बदबू आ रही है। गार्ड तुरंत उस अमीर महिला की हाँ में हाँ मिलाने लगता है और उसकी चापलूसी करते हुए कहता है, मैडम आप बिल्कुल सही कह रही हैं। वह वादा करता है कि वह इस गरीब आदमी और उसकी बेटी को अभी के अभी यहाँ से धक्का मारकर बाहर निकाल देगा। इन अपमानजनक बातों को सुनकर नायक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह उस गार्ड के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ता है और फिर बिना वक्त गंवाए एक जोरदार घूंसा उसके चेहरे पर मारता है। वह पंच इतना शक्तिशाली था कि गार्ड का चेहरा लहूलुहान हो जाता है और वह दर्द से चीख उठता है। उसका शरीर हवा में उछलकर सिक्योरिटी रूम के शीशों को तोड़ता हुआ अंदर जा गिरता है। वह कांच के टुकड़ों के बीच बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है।
यह अचानक हुआ हिंसक नज़ारा देखकर वह महिला पूरी तरह सन्न रह जाती है। वह गुस्से से तमतमा उठती है और नायक को डांटते हुए कहती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके सामने गार्ड पर हाथ उठाने की। वह चिल्लाते हुए इस दुस्साहस की निंदा करती है। वह अपनी सामाजिक हैसियत का रौब दिखाते हुए उसे डराने की कोशिश करती है और शेखी बघाड़ती है कि उसका पति इस स्कूल का बोर्ड मेंबर है। नायक उसकी धमकियों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। वह ठंडे और शांत आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है, जैसे उसे उस महिला की कोई परवाह ही न हो। वह जेब से अपना फोन निकालता है और अपने एक सबऑर्डिनेट को एक बेहद जरूरी कॉल करता है। नायक का आदेश देता है कि पता लगाओ कि स्टार इंटरनेशनल स्कूल्स का असली मालिक कौन है और मुझे अगले 10 मिनट के भीतर ये पूरा स्कूल चाहिए। ओनरशिप तुरंत मेरे नाम पर ट्रांसफर करो। ये सुनकर वह महिला पागलों की तरह हंसने लगती है। वह उसे एक बेकार और मानसिक रूप से बीमार आदमी समझकर उसका मजाक उड़ाती है। वह आसपास खड़ी भीड़ का ध्यान खींचते हुए कहती है, देखो, ये कंगाल आदमी दावा कर रहा है कि यह स्कूल खरीदेगा। वहां मौजूद लोग भी आपस में कानाफूसी करने लगते हैं कि इस आदमी का दिमाग खराब हो गया है। एक महिला कहती है, इस स्कूल की मार्केट वैल्यू अरबों डॉलर है और ये पावरफुल जाओ फैमिली की संपत्ति है। भीड़ नायक को पागल और नाकारा कहकर ताने मारती है। वे आपस में कहते हैं कि गार्ड को पीटने और इस बड़ी महिला का अपमान करने के जुर्म में अब यह बाप बेटी बुरी तरह फंसने वाले हैं और यहाँ से सलामत नहीं बचेंगे। अब सीन स्कूल के प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ शिफ्ट होता है, जो बड़े घमंड से अपनी टेबल पर पैर रखकर बैठा है। तभी नायक अचानक और तेजी से उसके ऑफिस का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होता है, जिससे प्रिंसिपल हड़बड़ा जाता है। प्रिंसिपल गुस्से में चिल्लाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना इजाजत अंदर आने की? नियमों का कोई सम्मान है या नहीं? नायक अपनी बेटी का हाथ पकड़े शांति और स्थिरता के साथ अंदर आता है। वह पूरे आत्मविश्वास से प्रिंसिपल के सामने रखी कुर्सी पर बैठ जाता है। वह बताता है कि वह अपनी बेटी को 4th ग्रेड में दाखिल कराना चाहता है ताकि वह अपनी पढ़ाई जारी रख सके। प्रिंसिपल चालाकी से मुस्कुराता है और इस स्थिति का फायदा उठाकर पैसे ऐंठने की सोचने लगता है। वह रूखेपन से मना करते हुए कहता है, स्कूल में कोई सीट खाली नहीं है। वह नायक को हताश करने के लिए जानबूझकर चीजें पेचीदा बनाता है और कहता है कि वेटिंग लिस्ट पूरी तरह फुल है। नायक प्रिंसिपल को घूरता है। उसे समझ आ जाता है कि प्रिंसिपल की ये बातें सिर्फ एक बकवास बहाना है। प्रिंसिपल उसे यह समझाने की कोशिश करता है कि यहाँ एडमिशन मिलना कितना मुश्किल है। फिर वह थोड़ा इशारा करते हुए कहता है कि एक एक्सेप्शनल केस के तहत बच्ची को एडमिशन मिल सकता है, लेकिन उसकी एक शर्त होगी। प्रिंसिपल, इसके लिए तुम्हें $5 मिलियन 50 लाख की भारी स्पॉन्सरशिप फीस देनी होगी। नायक प्रिंसिपल के इस लालच और भ्रष्टाचार को देखकर उसे हिकारत से देखता है। वह व्यंग्य करते हुए पूछता है, क्या यह स्कूल सोने का बना हुआ है? पैसे न दे पाने की बात कहकर प्रिंसिपल उसे तुरंत बाहर निकलने का आदेश देता है। मेरा कीमती वक्त बर्बाद मत करो। तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो तुरंत मेरी आंखों के सामने से दफा हो जाओ। नायक उसकी बात को अनसुना कर देता है और अपने पिछले आदेश की पुष्टि करने के लिए दूसरा फोन लगाता है। वह अपने आदमी को याद दिलाता है कि 10 मिनट का समय खत्म होने वाला है। प्रिंसिपल को लगता है कि यह आदमी कोई बेवकूफाना मजाक कर रहा है। वह असलियत से बिल्कुल बेखबर है। वह नायक को धमकाने और ताने देने लगता है। तभी वह अमीर महिला और उसका बेटा शिकायत दर्ज कराने के लिए अचानक ऑफिस में घुस आते हैं। वह प्रिंसिपल से तुरंत इंसाफ करने और इस हमलावर को सजा देने की मांग करती है। वो नायक की तरफ उंगली उठाते हुए उसे जंगली कहती है। वह घबराते हुए बताती है कि इस आदमी ने गार्ड को अधमरा कर दिया और उसके बच्चे को भी डराया है। महिला को देखते ही प्रिंसिपल के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वो चापलूसी भरी मुस्कान के साथ उसका स्वागत करता है और उसे शांत होने के लिए कहता है। वो वादा करता है कि वो इस पागल आदमी को अभी सबक सिखाएगा। वो पूरी ताकत से चिल्लाकर सुरक्षा दस्ते, सिक्योरिटी स्क्वाड को बैकअप के लिए बुलाता है। गार्ड्स की पूरी टीम ऑफिस को घेर लेती है। यह देखकर वो मोटा लड़का दुष्टता से हंसता है और नायक की बेटी को दोबारा चिढ़ाते हुए कहता है, अब तुम्हारा बाप हमारे परिवार का अपमान करने की कीमत चुकाएगा। इसे जेल में डाल दिया जाएगा और कुत्तों के आगे फेंक दिया जाएगा। नायक अभी भी शांत है। वह अपने फोन पर समय देखता है और ठंडे लहजे में कहता है, 10 मिनट की समय सीमा समाप्त हो चुकी है। प्रिंसिपल हंसता है, समय खत्म? अब तुम क्या कर लोगे? वह गार्ड्स को आदेश देता है, इसे इतनी बेरहमी से पीटो कि यह अपाहिज हो जाए। इसकी जिम्मेदारी मेरी है। तभी अचानक प्रिंसिपल की डेस्क पर रखा फोन बज उठता है। जैसे ही प्रिंसिपल फोन उठाता है और सामने वाले की आवाज सुनता है, उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है और उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। फोन स्कूल का हेड ऑफ द स्कूल का था। फोन पर मिली खबर, स्कूल को एक उत्तरी गुट नॉर्दर्न फैक्शन ने खरीद लिया है। एक अज्ञात और महाशक्तिशाली पूंजीपति ने पलक झपकते ही पूरा स्कूल खरीद लिया है और नए मालिक का पहला आदेश है कि तुम्हें प्रिंसिपल को इसी वक्त नौकरी से बर्खास्त किया जाता है। ये सुनते ही प्रिंसिपल की आंखें खौफ से फटी की फटी रह जाती हैं। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह पूरी तरह टूट जाता है और कांपते हुए घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ता है। वह गिड़गिड़ाते हुए जमीन पर अपना सिर टेक देता है। नायक पूरी सहजता और शान से सोफे पर हाथ रखकर बैठा है और उसकी बेटी चुपचाप ये सब देख रही है। नायक जमीन पर ढेर हो चुके पूर्व प्रिंसिपल की तरफ देखता है और बड़े व्यंग्य से पूछता है, हाँ तो अब बताओ, क्या मेरी बेटी के लिए कोई सीट खाली है? ये देखकर उस अमीर महिला के चेहरे का रंग उड़ जाता है।
वो फटी आंखों से प्रिंसिपल को जमीन पर रेंगते देखती है और समझ नहीं पाती कि अचानक ये क्या भूचाल आ गया है।